नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पर। दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि आप इसके पहले मैंने 2 और वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक दिन में कितने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, पर सभी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वही मैंने 6 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो टाइम को किल ना करते हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट पे। तो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनरी मोनिज, वो किस कंपनी में मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। देख लीजिए दोस्तों, हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? फेसबुक के द्वारा। अब सभी को पता होगा दोस्तों कि फेसबुक क्या है, इसके बारे में बताना मुझे नहीं पड़ेगा, पर ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि फेसबुक के जो ऑनर है और अभी जो वर्तमान सीईओ है वो है मार्क जकरबर्ग। और मार्क जकरबर्ग से ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मार्क जकरबर्ग दुनिया में सबसे यंगेस्ट बिलियनियर है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा उन्हीं के कंपनी। और ये कंपनी कहाँ पर है? ये कंपनी है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हेनरी मोनिज को मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाया गया है फेसबुक कंपनी में। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पे रहा है? तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल। तो ये जो रैंकिंग है ये लोकतंत्र पे है, डेमोक्रेसी पे है। तो इस पे भारत का रैंकिंग कितना रहा? 53। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है, पर इसका रैंकिंग याद रखिएगा दोस्तों, इसका रैंकिंग इस बार हुआ है 53, जो कि अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, एवरेज में कह सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो कंट्री हुआ है वो है नॉर्वे, याद रखिएगा दोस्तों। और इंडिया को जो पॉइंट मिला है वो मिला है 6.69। मतलब कि एक नंबर टॉप 10 में नहीं आने का कारण ये है कि हमारे देश में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे हिंसा की घटना देखा गया। ठीक है, कश्मीर का जो इशू है वो भी हमारे लोकतंत्र को धूमिल करता है। और करप्शन की घटनाएं जो होती रहती है, इससे हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका नकारात्मक छवि हुआ है। तो इसलिए 53 स्थान दिया गया है इंडिया को। तो ये याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? अमेरिका। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि भारत में सभी को वयस्क मताधिकार दिया गया है। मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसके साथ अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि तीसरा क्वेश्चन है, किस शहर के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसके नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है? दोस्तों, आंसर बताने से पहले ये बता देता हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना का जो वैक्सीन बन रहा है बहुत सारे देश बना रहे हैं, पर उन देशों के पास उतना उत्पादन क्षमता नहीं है जितना भारत के इस कंपनी के पास है। इसका नाम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपनी है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन तैयार कर सकता है। तो अभी सभी को कोरोना का वैक्सीन चाहिए और सभी कोई क्लिनिकल ट्रायल सफल भी हुए हैं। तो सभी ने किसके साथ डील किया है? आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि किसके साथ समझौता हुआ है? यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इंस्टीट्यूशन है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में। ठीक है, तो ये समझौता क्यों किया सीरम इंस्टीट्यूट से? क्योंकि जो यूनिसेफ है ये डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, और जितने भी पिछड़े देश है उनमें राहत पहुंचाने का काम करता है। तो इसके लिए उसने सीरम इंस्टीट्यूट से समझौता किया कि सीरम इंस्टीट्यूट कम प्राइस में वैक्सीन तैयार करे और उन गरीब देशों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस शहर के पीजीआई में
देश का पहला एम्प्यूटी अपंग क्लिनिक खोला गया है। ये देश में पहला ऐसा क्लिनिक खोला गया है जो कि अपंग के लिए है, मतलब जिसका कोई भी हो, जिसका दुर्घटना में कोई भी पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, ठीक है, और क्षतिग्रस्त होने के कारण उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए ये खोला गया है। और ये कहाँ खोला गया है क्लिनिक? चंडीगढ़ में। इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल अंग उसको प्रदान किया जाएगा, जोड़ा जाएगा उनके शरीर में, कि उनका जो जीवन, जो आगे का जीवन है, वो अच्छा से अपना जीवन को चला सके। तो याद रखिएगा, ये देश का पहला क्लिनिक है, ठीक है दोस्तों, जिसमें आर्टिफिशियल पार्ट लगाए जाएंगे और लोगों को फिर से जीने लायक उनको बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? तो इसका आंसर होगा रिलायंस। तो अच्छे से घटना को समझिए। रिलायंस कंपनी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जो कि 2035 तक इसका लक्ष्य है। मतलब कि ये अपने रिफाइनरी से कार्बन को कम करेगा, कार्बन इमिशन को, ठीक है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे सभी को प्रॉब्लम होगा। और आपको भी पता होगा कि जो पर्यावरण का संतुलन है वो काफ़ी हद तक बिगड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रियों से जो धुएं निकल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए रिलायंस ने यह घोषणा किया है कि वो 2035 तक अपने जितने भी उनके फैक्ट्रियों से जो कार्बन इमिशन होता है उसको कम करके शून्य तक करेगा। तो इसी के लिए इसने एक विशेष प्रकार का कार्बन न्यूट्रल ऑयल अमेरिका से मंगवाया है, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा, इसका यूज जामनगर रिफाइनरी में किया जाएगा, जो कि गुजरात में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका उत्पादन क्षमता भी सभी देशों की रिफाइनरी से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है? तो वो बहरीन। वर्चुअल बैठक मतलब आमने सामने बैठकर नहीं है ये बैठक, ये हुआ है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ठीक है दोस्तों। तो ये किस पे हुआ है? ग्रीन एनर्जी पे। आपको पता होगा 2 साल पहले इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका मकसद ये था कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाए, जिससे प्रदूषण को लगाम लगाया जा सके, एयर पोल्यूशन कम किया जा सके, ठीक है। और जितने भी ग्रीन एनर्जी है, आपको पता होगा कि उनसे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। तो इसलिए भारत भी इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। जैसे आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे रेलवे 2030 तक ये घोषणा किया है कि रेलवे कार्बन इमिशन अपना पूरा शून्य कर लेगा। मतलब रेलवे का जितना भी ज़मीन है वहाँ पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनल से ग्रीन एनर्जी से ही पूरा संचालित किया जाएगा। तो इंडिया सभी देशों से संवाद कर रहा है, बैठक कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो इसी में एक कदम था बहरीन के साथ उसने समझौता किया है कि दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड, ये तो आपने सुना ही होगा, आज का ये घटना है उत्तराखंड में, जो कि एक ग्लेशियर एक बांध को तोड़ते हुए नीचे आ गया। मतलब ग्लेशियर का जो जमाव था वो नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ बह गया, जिससे बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि वह ग्लेशियर कौन से नदी का था? तो उसका आंसर होगा धौली गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड का धौली गंगा नदी। इसी तरह एक और हादसा हुआ था 2013 में, जिससे बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी। ठीक उसी तरह का ये ग्लेशियर था, जो ग्लेशियर के बाद बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो उनके लिए आप भी प्रे कीजिएगा, ठीक है, मैं भी प्रे कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।